गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम इसमें क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो कि था संघवाद, फेडरलिज्म। हमने काफी बेसिक से समझा था कि फेडरलिज्म कहाँ से शब्द आया, इसका अर्थ क्या है, समझौता, भारत में संघवाद किस रूप में आगे बढ़ा। और आज यही समझते समझते हम लोगों ने देखा है कि संघवाद में कुछ चुनौतियां भी है, कुछ इसकी विशेषताएं भी है। उसी संदर्भ में हम आगे बात करते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची समझने का प्रयास किया था। तो फिर से याद दिला दूं कि संघ सूची में हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पे कि रक्षा, बैंकिंग और विदेश नीति आती है। संघ सूची अर्थात संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का। जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। और अगर सेम दोनों एक ही विषय पे कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार वाला कानून प्रभावी होगा। ऐसा क्यों? इसके लिए भी हमने बताया था कि भारत में संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ है। इसीलिए केसी वियर ने, इसीलिए एक विचारक है केसी वियर, केसी वियर ने कहा था कि भारत में क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म यानी कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अर्ध संघात्मक व्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ हमने भारत के कुछ संविधान के आर्टिकलों का भी जिक्र किया था कि भारतीय संविधान में वैसे तो कुल 395 आर्टिकल है, लेकिन और 22 भाग हैं। सामान्यतः आप 22 भाग लेके चलेंगे, कुछ लोग 25 भाग भी कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन जनरली 22 भाग हम मान के चलते हैं। तो उसमें आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 है। और इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसका भी मतलब हमने समझा था कि राज्यों का संघ का क्या मतलब है। तो राज्यों का संघ का मतलब ये है कि भारत में जो भारतीय राज्य बना है, ये भारतीय जो गणराज्य बना है, भारतीय जो राज्य बना है, ये राज्यों के बीच यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, असम, नागालैंड ऐसे राज्य, इनके बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जबकि हम फेडरलिज्म का मतलब भी बता रहे थे कि समझौता होता है। इसीलिए भारत को क्वासी फेडरलिज्म कहा गया है। भारत में एक तो कोई समझौता नहीं है राज्यों के बीच, दूसरा हम ये भी बताए थे कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। फिर से ध्यान दें, आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसका मतलब है कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ना ही राज्य अपने हिसाब से कुछ जरूरी बदलाव कर सकते हैं। मतलब राज्य सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि दोनों के अपने अपने विषय हैं, किंतु दोनों अपने क्षेत्र में स्वायत्त भी हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी केंद्र है हमारे यहाँ। तो केंद्र सरकार को आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 2 क्या कहता है कि बाहरी राज्यों को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है। बाहरी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख ले, गोवा। गोवा को 1962 में भारत में शामिल किया गया। तो शामिल किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत मतलब केंद्र किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात 3 कहता है कि किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से एक चीज और समझ लेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर केंद्र सरकार किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है, तो भारत का ऐसा पहला कौन राज्य है, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया, जो भाषा के आधार पर बनाया गया?
आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पहले लिखे, वीडियो रोक के फिर आंसर देखे आगे। भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर सन 1953 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1953 में। यहाँ से आप एक चीज और देखेंगे कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956। देखिए कल हम ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे। आप सब कल का वीडियो जरूर देखें और कल हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पे भी पकड़ हो। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1956। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारत का कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। देखिए हमेशा ये विवाद का मुद्दा रहा है कि क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाना सही है, क्योंकि ऐसे तो फिर भारत में आपको बताए भी थे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको याद आ रहा होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 12 अनुसूची में 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है। भारत में ऑफिशियली 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो जिसमें केवल संवैधानिक स्तर पे ही 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है और अनेक 550 से अधिक बोलियां हैं। वैसे स्थिति में अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तब तो भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटा छोटा कबीला जैसा हो जाएगा भारत, जबकि हम अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। अभी सामान्यतः तो ऐसा ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाषा के आधार पर राज्य बनाना क्या सही निर्णय था? इसके लिए फजल अली आयोग बना, उसके बाद जेबीपी समिति बना। इन सब ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है, क्योंकि इससे भारत की एकता और अखंडता को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम भाषा को आधार नहीं बनाएंगे। जबकि भारत में पहला देखिए राज्य भी बना किस पे? भाषा के आधार पे। वो इसीलिए बना क्योंकि सरकार पे दबाव था। एक व्यक्ति है उनका नाम है एक सेकेंड बता दूं उनका नाम क्या है। मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। केस पुट्टास्वामी कर नहीं, पुट्टास्वामी तो केस है, अभी याद आएगा मैं बता दूंगा उनका नाम क्या था। हाँ, पुट्टू श्री रामुलू, पुट्टू श्री रामुलू। इन्होंने 56 दिन तक अनशन किया और उस अनशन के परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु क्योंकि हो गई है तब सरकार पे दबाव बना और सरकार को एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। हो सकता है कहीं इनका नाम पोट्टी श्री रामुलू लिखा हो, तो उच्चारण अलग अलग करते हैं, लेकिन इन्होंने 56 दिन का अनशन किया था, जिसके कारण क्या हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जबकि फजल अली आयोग बना, जेबीपी समिति बना, इन सब ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। अगर मैं थोड़ा आपको इतिहास का जिक्र करूं तो आपको पता है कि सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। सन 1905 बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको नाम याद होगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और लॉर्ड कर्जन का कहना था कि हम बंगाल का विभाजन जो कर रहे हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रांत है बंगाल, तो इसमें प्रशासन चलाना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको 2 भाग में बांट के फिर आराम से इसमें प्रशासन चलाएंगे। जबकि देखा यह गया कि जब बंटवारा हुआ तो एक एरिया में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, एक एरिया में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और यहाँ से संप्रदाय के आधार पर विभाजन शुरू हुआ भारत में। फिर आगे आप देखेंगे भी कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जहां यह सुनिश्चित किया गया कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता करेंगे। अब ऐसी स्थिति में भारत को बांटने का प्रयास किया जा रहा था, तो ऐसी त्रासदी से हमारे संविधान निर्माता काफी परिचित थे। इसीलिए वो चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर अगर हम बनाने लगे राज्य तो फिर भारत एक नहीं रह पाएगा। आज भी आप देखते हैं कि नागालैंड वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग कीजिए। असम से पहले मांग उठती थी,
है ना, मणिपुर, मिजोरम, इन सब में काफी हिंसात्मक कार्रवाई होती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए क्योंकि ये सब स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसमें, लद्दाख में आप देखिए कि अक्साई चीन का कब्जा है, फिर पीओके है जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके से अभी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत में पीओके से सीपेक बना रहा है। सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जब इसको आप देखेंगे भारत के नक्शे से तो यहाँ से जा रहा है होके ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, वहां से अरब सागर में। तो भारतीय भूभाग में चाइना यानी कि भारत का विरोधी, पाकिस्तान भारत का विरोधी। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जो जिसका काम ही है केवल भारत का विरोध करना। इनको अपनी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, अपने यहाँ के क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधारना है, शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य, इनका केवल और केवल उद्देश्य है भारत का विरोध करना है। तो अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच गठजोड़ हुआ, उस गठजोड़ का परिणाम था सीपेक। और ये सीपेक कहाँ से गुजर रहा है? पीओके से। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अधिग्रहण कर लिया है, पाक अधिकृत कश्मीर उसको कहते हैं। अब ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है क्योंकि यहाँ बगल में कश्मीर घाटी है। तो यहाँ से आपकी संप्रभुता का हनन करते हुए अगर चाइना और पाकिस्तान की यहाँ मौजूदगी बढ़ेगी तो निसंदेह ही भारत के लिए खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए भारत में विदेश नीति कौन सी सूची में रखा गया? संघ सूची में, क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय होना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो देश के में आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो। तो क्या हम समझ पाए? आप सोच रहे हैं क्या समझ पाए? ये कि भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, जबकि ऐसा किया गया मजबूरीवश, जबकि बहुत सारी समितियां बनी जिन्होंने कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। इसके लिए 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का भी गठन किया गया। 1956, सॉरी यहाँ 1953 मैंने लिख दिया गलती से। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब देखिए इसी संदर्भ में हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक चीज और जिक्र कर दे कि जब हमने आर्टिकल 1, 2, 3 समझ ही लिया है तो एक बड़ा ही मतलब फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। देखिए कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रयास करें कि सारे टॉपिक को ध्यान से समझे, ध्यान से पढ़े इसको, है ना, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। अभी हम केवल एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हाँ, जहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझना हो समझ लेंगे। कंसेप्ट में मैं तो कमी करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो मानना है कि कंसेप्ट ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव, ये मैटर नहीं करता। देखिए मौलिक अधिकार, जब भी शब्द आपके दिमाग में आए तो एक शब्द का आंसर पूछिए कि मौलिक क्या होता है, मौलिक है क्या? तो देखिए मौलिक का मतलब ऐसे तो कुछ नया भी होता है। मौलिक यानी कुछ, जैसे हम कहें कि उसने कंप्यूटर के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य किया। अब यहाँ मौलिक का संदर्भ क्या है? कुछ नया कार्य, कुछ अजूबा कार्य, है ना। जबकि यहाँ मौलिक का मतलब वो नहीं है। यहाँ हम मौलिक का मतलब क्या लेंगे? बेस। यहाँ मौलिक का मतलब हम समझेंगे बेस। बेस यानी कि आधार। अब देखिए अगर आपका बेस कमजोर है तो आप उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो वैसे ही संविधान का जो बेस है ना वो मौलिक अधिकार है, क्योंकि संविधान किसके लिए लिखा गया? जनता के लिए। और मौलिक अधिकार किसको अधिकार देता है? जनता को देता है। अगर जनता को आप अधिकार ही नहीं देंगे तो फिर संविधान रखने से कोई फायदा नहीं है। वो देश ना तो लोकतांत्रिक है, ना ही गणतांत्रिक है, ना ही वहाँ जनता का वैल्यू है। फिर तो वो राजतंत्र और तानाशाही जैसी व्यवस्था होगी। इसीलिए भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत, कौन से भाग में? भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार? 6 तरह के अधिकार। कोई आपसे पूछे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आपका आंसर होगा 6। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि संविधान बनने के समय या फिर संविधान जब लागू हुआ तो कितने मौलिक अधिकार थे,
तब आपका आंसर होगा 7। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान ने हमें 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा तो पहले ज्यादा थे अब कम क्यों हो गए, जबकि समय के साथ साथ तो बढ़ना चाहिए, लोगों को और अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये खत्म क्यों किया गया ये भी समझते हैं, और कौन सा अधिकार खत्म किया गया पहले देख लेते हैं कि अधिकार कौन कौन से थे। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार अभी हैं, उसमें से पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता या फिर समानता। देखिए दोनों शब्द हूबहू एक जैसे नहीं होते, सबने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, पर एक दार्शनिक है, मैं थोड़ा सा विषयांतर करके ये बता देता हूँ। उनका नाम है क्वाइन, QUINE, क्वाइन। क्वाइन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दो शब्द पूर्ण पर्यायवाची नहीं है। तो वो पर्यायवाची के भी दो मतलब बता रहे हैं, एक पूर्ण पर्यायवाची, एक अपूर्ण पर्यायवाची या आंशिक पर्यायवाची। तो वो कह रहे हैं दुनिया में कोई भी दो शब्द पूर्ण पर्यायवाची नहीं है, जबकि हम सबने पर्यायवाची शब्द रट के बड़ा हुआ है, हम सब हुए हैं। आग, तो आग का पर्यायवाची अग्नि, ऐसे हमने याद किया है। हवा, हवा का वायु, है ना, समीर, ऐसे। जबकि ये क्वाइन महोदय कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी शब्द पूर्ण पर्यायवाची तो होता ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि दो शब्दों की जरूरत थी इसीलिए दो शब्द हैं, अगर जरूरत नहीं होती तो नहीं होते। इन्होंने कहा कि अगर आपको जानना है कि पूर्ण पर्यायवाची है या नहीं, तो आप उसका सेंटेंस में यूज करके देखें, वाक्य बना के देखें। अगर वाक्य बनाने के बावजूद भी दोनों का सेंस सेम आ रहा है तो आप मान लीजिए कि पूर्ण पर्यायवाची है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसा मान लीजिए कि आप पूजा पे बैठे हैं, जो भी ब्राह्मण है वो पूजा करा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाथ में जल लीजिए। अब आपके मन में कोई शंका नहीं आया, आपने जल ले लिया। अगर वही ब्राह्मण ये बोले कि आप हाथ में पानी लीजिए, अब क्या होगा? आपके अंदर से वो ना शुद्धता का भाव नहीं आएगा। पानी लीजिए, बताइए कितना नॉर्मल बात है, पानी लीजिए, जबकि है तो पर्यायवाची दोनों, जल और पानी पर्यायवाची है। जबकि जल बोलने से शुद्धता का भाव, शुद्धता का सेंस आ रहा है, जबकि पानी बोलने से ऐसा नहीं आ रहा है। इसीलिए ये कहे, इन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी दो शब्द पूर्ण पर्यायवाची है ही नहीं। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि पहला मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार है, तो यहाँ आप मान के चल सकते हैं, मतलब थोड़ा छोटा स्तर पे, क्योंकि आपका दिमाग अभी उतना खराब मैं करना भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहिए, आपका एग्जाम है। तो समता और समानता ये भी अलग अलग शब्द हैं। समता को इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी और समानता को कहते हैं इक्वालिटी। दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन कुछ हद तक ये समांतर हैं, इसलिए हम इनको समानांतर मान के चलेंगे। तो पहला है समता का अधिकार। दूसरा, ये कहां से कहां तक है, हो सकता है आपके एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछ ले। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22। देखिए आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे, नहीं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। है ना? मैं दावा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही क्वेश्चन सेट करता हूँ, पर क्वेश्चन आएगा कहाँ से? आपके सिलेबस से। आपके सिलेबस में ये है। अब देखिए कोई भी चीज आपके सिलेबस में छोटा लेवल पे दिया गया है, जैसे आपके बुक में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 17 का जिक्र आता है, अनुच्छेद 19 का जिक्र आता है, बस जिक्र आता है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो क्यों ना हम पूरा टॉपिक कवर कर ले। तैयारी का मतलब तो यही हुआ। अगर थोड़ा सा किताब हिंट्स दे रहा है कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक दो आर्टिकल का भी जिक्र कर रहा है, तो क्यों ना हम पूरे उस टॉपिक को समझ ले, ताकि हो सकता है कि एग्जामिनर अगर गुस्से में और क्वेश्चन बना दे, हार्ड क्वेश्चन बना दे, फिर भी आपका हंसते हंसते जवाब दे दे, है ना। देखिए बहुत बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि क्लास में हंसी मजाक नहीं होता। तो देखिए यूट्यूब पे हंसी मजाक के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, कॉमेडी वीडियोस है, मूवी है, वो आप देख सकते हैं, आप अपना समय उधर दे सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं, मेरे सामने कैमरा है, कोई बच्चे नहीं है, तो हंसी मजाक का तो कोई स्कोप ही नहीं है। हम यहाँ बस टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपका जो डाउट आएगा वो डाउट क्लियर कर लेंगे कमेंट्स पढ़ के, और केवल टॉपिक पढ़ेंगे। अगर केवल हंसी मजाक आपको चाहिए तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखिए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं बाकी टीचरों जैसा मैं बुराई नहीं कर रहा, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि
पढ़ाना 10 मिनट है, 20 मिनट में मजाक करूँ, 20 मिनट में कुछ और करूँ, है ना। इसलिए थोड़ा सा हम टॉपिक पे वापस लौटते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24। चौथा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गए। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां? अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा कौन सा अधिकार है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग जो भी है उनके लिए जो अधिकार का जिक्र किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 29 से 30। अब एक लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। फिर से देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी जिस समय संविधान लागू हुआ? 7। तो हटाया कौन सा गया? देखिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। एक मौलिक अधिकार पहले था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल कर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बनाया गया? कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इसलिए संपत्ति के अधिकार को अब हम मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बात यह है कि संपत्ति का अधिकार हटा कब? इसके लिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब? 1978 में। तो देखिए यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं, आंसर सेम होगा। पहला, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? उसमें आपको कहीं संपत्ति का अधिकार दिखेगा, आप उसको टिक करें। फिर संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? कानूनी अधिकार के अंतर्गत। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 300 ए में। कब हटाया गया? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी डालकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो आंसर होगा 44वां। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी डालकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। अब मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? ऐसा क्यों किया गया कि मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में संपत्ति को अधिकार, संपत्ति के अधिकार को ही स्पेशल हटाया गया? इसका कारण है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि सरकार यहाँ से सड़क बना रही है, सड़क के बीच में आपका यह हमारा कुछ जमीन है। अब सरकार कह रही है कि ये जमीन दे दो भाई, हमें इधर से सड़क ले जाना है और वो सड़क समाज के भलाई के लिए होगा, जनता के लिए होगा, सबके काम आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, ये जमीन मेरा है और संपत्ति का अधिकार क्योंकि मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि आपातकाल जैसी स्थिति को छोड़कर सरकार आपसे वो छीन नहीं सकती है। सरकार भी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। फिर मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन है, आपातकाल जैसी परिस्थितियां, उसका भी जिक्र नहीं करते हैं, आसान भाषा में पहले समझने का प्रयास करते हैं। सरकार एक सार्वजनिक रास्ता का निर्माण कर रहा है जिसके बीच में किसी व्यक्ति का जमीन आ रहा है। अब क्योंकि ये मौलिक अधिकार है तो सरकार भी इसे नहीं छीन सकती, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपने रोड को घुमा के ले जाना पड़ेगा। फिर मान लेते हैं सरकार कुछ दूर और गई, किसी और का जमीन आ गया, फिर सरकार को घुमाना पड़ रहा है, फिर सरकार इधर से घुमा के फिर लेके जा रही है। अब ऐसे तो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार कोई भी विकासात्मक कार्य के लिए कुछ कर रही है, उसके बीच में आपकी संपत्ति पड़ रही है, उसके बीच में आ रही है, तो सरकार उसे अधिग्रहण करेगी, सरकार उसके बदले में आपको मुआवजा देगी।
और सरकार आपकी संपत्ति को ले सकती है विकासात्मक कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए। जबकि कानूनी अधिकार का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति आपसे वो अधिकार नहीं छीन सकता। जैसे मेरी जमीन है तो कोई व्यक्ति मेरे गांव का हो, कोई और व्यक्ति हो, वो मेरा जमीन नहीं छीन सकता। इसके लिए हमारे पास अदालत है, कोर्ट है, हम वहां जाएंगे, केस लड़ेंगे, वो नहीं छीन सकता। जबकि सरकार विकासात्मक कार्य के लिए वो ले सकती है। तो कानूनी अधिकार आपको किसी व्यक्ति से रक्षा देती है, सरकार से नहीं। सरकार भी ऐसे आपसे नहीं लेगी जमीन, उसके बदले में वो मुआवजा देगी। तो क्या आप समझ पाए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? ताकि सरकार आसानी से बिना बाधा के विकासात्मक कार्य को कर सके। ये हो गया हमारा संपत्ति का अधिकार। लौट के आते हैं थोड़ा सा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान जिस समय बना 7 थी। 7वां कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1978 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा 44वां कहाँ डाल दिया गया है? कानूनी अधिकार में। कहाँ? आर्टिकल 300A में। अब मौलिक अधिकार कितने बचे? 6, जिसमें से पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए हमारे पास पूरा समय है, अगर ठीक से इसको समझना चाहेंगे तो अच्छा खासा समय लगेगा, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहेंगे तो मैं 6-7 आर्टिकल लिख देता हूँ, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो वो मैं कमेंट देख के अगला वीडियो का निर्णय लूंगा। कल तो वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए अभी आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आए अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, क्वेश्चन आएगा कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपका जवाब होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 प्रत्येक व्यक्ति को छुआछूत से मुक्ति दिलाती है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ आप धर्म, जाति, भाषा जैसे आधार पे छुआछूत नहीं कर सकते। देखिए अब देखिए पिछला क्लास याद कीजिए जब हम वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे। हमने वर्ण व्यवस्था जब पढ़ा था, समझा था, तो वर्ण व्यवस्था में हमने देखा था कि भारतीय पुरातन व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र किया गया था वो गुण और कर्म के आधार पे था। लेकिन समय बदलते बदलते ये बदल गया जन्म आधारित। इसीलिए आज भारत में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पिछड़ापन है ना वो सामाजिक पिछड़ापन है। फिर से शब्दों पे गौर कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय समाज में सबसे बड़ा और सबसे घिनौना रूप जो है पिछड़ेपन का वो है सामाजिक पिछड़ापन। कि किसी को जन्म से ही पिछड़ा समझना, भले ही वो कितना ही जानकार क्यों ना हो, कितना भी आगे जाने वाला क्यों ना हो, उसको ये मौका ही नहीं दिया जाएगा। ये है सामाजिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन उतना मायने भारत में नहीं रखता है, इसीलिए आप देखेंगे कि आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है वो सामाजिक आधार पे किया, क्योंकि भारत में आर्थिक पिछड़ापन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि सामाजिक पिछड़ापन। इसीलिए छुआछूत जैसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अब देखिए ना कितना इलॉजिकल व्यवस्था था कि लोगों को छुआछूत जैसी व्यवस्था, आज भी आप देखेंगे महिलाओं के साथ काफी छुआछूत किया जाता है। देखिए संवैधानिक तौर पे ये गलत है, संविधान में इसको लेकर प्रावधान भी किया गया है, इसका अंत भी किया गया है, पर हम सब संविधान पढ़ने के बावजूद भी इतना तो समझ ही सकते हैं कि सैद्धांतिक चीजें पढ़ना और उसे व्यवहार में उतारना थोड़ा कठिन होता है। तो आज भी हमारा समाज उस गति से आगे नहीं बढ़ा है जिस गति से बढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको एक केस बता दूं कि कभी कभी महिलाओं के साथ भेदभाव कब किया जाता है, उनके साथ छुआछूत कब किया जाता है? कहा जाता है कि महिलाएं अशुद्ध होती है, महिलाएं अशुद्ध होती है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उस मंदिर में महिलाओं को जाने की आजादी नहीं थी, महिलाएं वहां नहीं जा सकती हैं, महिलाएं वहां वर्जित है। शायद अयप्पा स्वामी का वो मंदिर था, आप नाम एग्जैक्ट देख लीजिएगा कौन सा था, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है तो उसमें मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित था, महिलाएं नहीं जा सकती है। मान्यता क्या थी? महिलाएं अशुद्ध होती है। अब थोड़ा सा अगर आप इस मुद्दे पे गौर करेंगे तो ये बताइए, अगर महिलाएं अशुद्ध होती, उसी महिला से जन्मा हुआ पुरुष या पुत्र वो शुद्ध कैसे होता है? क्योंकि अशुद्ध से तो अशुद्ध निकलना चाहिए। इसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। आप खुद से सवाल कीजिए, देखिए इसमें गुस्सा नहीं होना है, लॉजिकल तरीके से सोचना है क्या सही रहा है क्या गलत रहा है हमारे समाज में। जो गलत रहा है वो धीरे धीरे समय के साथ बदलना भी चाहिए। आज बदल भी रहा है, आज महिलाओं को अधिकार है, वो मंदिर में जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया है। सोच के देखिए, ऐसा अगर हमारा समाज जो कि पितृसत्तात्मक समाज रहा है, आज भी बेटे की पहचान किससे होती है? पिता से। अब भारत में देखेंगे कि पुत्र के नाम के बाद मान लेते हैं कि एक क्रिकेटर है, उनका नाम है सचिन। सचिन तेंदुलकर, आप सबने नाम सुना होगा। तो जब भी उनसे पूछा जाएगा कि आपका पूरा नाम क्या है, वो कहेंगे सचिन रमेश तेंदुलकर। ये जो रमेश है ना, उनके पिता का नाम है। क्यों? माता का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? आज एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी अपने बुक में ये बदलाव भी कर रही है कि वो स्त्री के केंद्र बिंदु से बात को करने का प्रयास कर रही है। जबकि अभी तक आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपने कभी बुक पढ़ा होगा, कभी क्या आप पढ़ते ही होंगे, आप देखते होंगे कि कोई भी कहानी चल रहा है तो उसमें पुरुष को केंद्र में रखा जाता है कि राम वहां गया, या फिर आप जा रहे थे वहां आप जाएंगे, पुरुष को केंद्र में रख के। जबकि एनसीईआरटी ने बदलाव करते हुए स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों को परोसने का प्रयास किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था इतना पावरफुल रहा है, जिसके विरोध में अब महिलाएं और नारीवादी आंदोलन प्रचलन में आई है। आप आज भी देखेंगे अगर, तो हमारे समाज में आप देखिए क्या कि अगर किसी व्यक्ति का शादी होता है, मान लेते हैं, तो शादी के बाद आप जनरली देखेंगे कि महिलाएं यानी कि फीमेल, पुरुष मेल के घर जाएंगी। क्यों? पुरुष महिलाओं के घर में क्यों नहीं आ सकते? वो आके रहे यहाँ। अगर किसी के माता पिता का डेथ होता है तो अग्नि देने का अधिकार किसको होता है? जनरली पुरुष को। क्यों नहीं देती? जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं, जनेऊ पहनने का अधिकार किसको दिया गया? पुरुष को। महिलाओं को क्यों नहीं? तो देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप खुद से भी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितने इलॉजिकल व्यवस्था भारत में चलती आई है, जो समय के साथ बदलेगी भी। सरकार भी प्रयास कर रही है, हम सब भी पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, अपना मानसिकता बदलेंगे। देखिए, पढ़ने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना नहीं होना चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए कि आपके समझदारी में, आपके सोच में कितना बदलाव आ रहा है, आप अपना मत सही से रख पाते हैं या नहीं। कोई कितना भी पढ़ा हो, अगर वो ढंग से बात करना नहीं जानता, वो संवेदनशील नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, वो चीजों को लॉजिकल तरीके से नहीं देखता, तो पढ़ा लिखा तो वो नहीं है, भले ही उसके पास इंफॉर्मेशन कितना भी हो। इसलिए अंतर भी है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इन तीनों में अंतर है। सुकरात जैसे विद्वान फिलोसफर तो विजडम की बातें करते हैं, जबकि हम सब पढ़ाई का मतलब अभी क्या समझते हैं? इंफॉर्मेशन। आपको कितना याद है पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये सब क्वेश्चन याद है और हम समझते हैं कि हमको बहुत पता है, कुछ पता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि एनसीईआरटी काफी अच्छी बुक है, वो बदलाव भी कर रही है। वो लिखती है कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है और अंतर विषयक अप्रोच बनाना है, इंटर रिलेशन करना है। हमको इस सब्जेक्ट का यूज करना है उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, क्योंकि आज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच ही चलती है। अब किसी एक सब्जेक्ट को अकेला नहीं पढ़ सकते। जैसे हम अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हम इतिहास का भी जिक्र ला रहे हैं। इतिहास में महिलाओं के साथ अब देखिए सती प्रथा जैसी, देखिए आप कुछ भी करेंगे ना, सही बात है कि वो जुड़ेगा, आपस में जुड़ ही जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं छुआछूत, तो सती प्रथा को हम कैसे भूल सकते हैं? सती प्रथा छुआछूत तो नहीं थी, लेकिन क्या था, अगर किसी व्यक्ति, किसी महिला के पति का डेथ हो जाता था तो उसे जबरदस्ती उसके चिता के साथ जला दिया जाता था। अब इस व्यवस्था को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए 1829 में कानून भी बना, सती प्रथा को बैन भी किया गया, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। आप सब पढ़ेंगे आगे, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की, सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वानों ने किया। तो जो चीज कमी है वो देखना है। तो केवल आर्टिकल 17 क्या कहता है कि भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत का सभी प्रकार से अंत किया जाता है और ऐसा करना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से ऐसा हमारे समाज में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में सबसे बड़ा पिछड़ेपन का आधार क्या है? देखिए, सब्जेक्ट ऐसा है ना कि हमको थोड़ा सा कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां उछल कूद के जाना पड़ता है। आपको भी लग रहा होगा कि टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो समझ ऐसे ही आएगा। लेकिन हाँ, जब हम सब्जेक्ट खत्म करेंगे, जब चैप्टर खत्म करेंगे, तब आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा, आप समझ
तो देखिए आज तो हम समझ नहीं पाए, आज हमारे पास समय उतना बचा नहीं। सेकंड, अगर कल अब जो वीडियो आएगा उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे इनको इतने अच्छे से समझ ले कि एग्जामिनर चाह के भी आपको ना फंसा पाए, या फिर केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में आता हो। देखिए मैं ऐसा क्यों नहीं दावा करता कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हमसे मतलब आपसे हम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और वो देखे कि पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड में आप जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही अस्पृश्यता पूछा जा रहा है, सबको याद है, ऑप्शन सहित याद है बच्चों को क्योंकि उनको भी पता है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन रिपीट होने हैं, तो क्यों ना वही याद कर ले, फालतू का एक्स्ट्रा क्या पढ़े। लेकिन बाय एनी चांस कोई ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन सेट कर रहा, तो देखिए कि देखते हैं कि बच्चा सोचता कितना है, कि अगर हमने अनुच्छेद 17 पूछा है अभी तक, तो क्या वो 18 जानता है, 15 जानता है, 16 जानता है, 19, उसमें डेप्थ की जरूरत है नहीं। आपके एग्जाम में उतने डेप्थ की जरूरत है नहीं कि आप बहुत अच्छे से जाने। आर्टिकल 12-13 को ठीक से पढ़े, 14, 15, 16, 17, 18 सब पढ़े, फिर आप 32 तक पढ़ते जाए। लेकिन कम से कम ऊपर-ऊपर थोड़ा तो पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 पूछा तो आप बता दिए कि स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 पूछ दिया, आपको पता नहीं 20 क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी अगर आप बोलेंगे तो हम केवल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में अभी तक आया है। तो फिर आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो। क्योंकि अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा देंगे फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें से नहीं आया क्वेश्चन, या फिर आया तो आपने नहीं बताया हुआ था। तो हमने आज अनुच्छेद 17 पढ़ा, और आप जरा सोचिएगा जितने मुद्दे मैंने बताए हैं उस पर सोचिएगा कि कैसी व्यवस्था भारत में चल रही है, आपको ऐसा भेदभाव छुआछूत दिखता है या नहीं दिखता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा वीडियो देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें हँसी मज़ाक आता ही नहीं है। मैं हँसी मज़ाक नहीं करता, मैं या तो मुद्दा उठाऊँगा, कांसेप्ट का बात करूँगा, या पढ़ाऊँगा। हँसी मज़ाक मैं बहुत करता नहीं, कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, कर सकता हूँ, पर समय कीमती है और आपके पास समय कम है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।